स्टूडेंट्स वेलकम टू फिफ्थ वीडियो लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस में अब तक हम लोग लेक्चर 1 कंप्लीट किए, उसका कुछ न्यूमेरिकल भी बताया। और जैसा कि जिक्र बार बार इसमें कर रहे हैं कि बेसिक स्वभाव का चैप्टर है और डिफिनीशन से सब बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो सब याद है आपको थ्योरेटिकल पार्ट, तो न्यूमेरिकल आसानी से बनेगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट है, कह रहा है कि जैसे डिटर्मिनेंट में याद होगा फर्स्ट डिटर्मिनेंट के रो से सेकंड डिटर्मिनेंट के कॉलम को मल्टीप्लाई करते थे, तो उसी तरह से इसमें भी लिखेंगे कि टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइंग by multiplication of row of first row of 1 to the column of other। पहला मान लो कि एक ऐसा मैट्रिक्स ले लेते हैं, वो A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे। कितने ऑर्डर का है? 2 × 3। अब मल्टीप्लाई कर होगा फर्स्ट का रो सेकंड के कॉलम से, तो इसके कॉलम में कम से कम कितना एलिमेंट होना चाहिए? तो कह रहा है L1 M1 N1, कम से कम 3 एलिमेंट होना चाहिए। देखो क्यों ऐसा जोड़ा लगा है, फर्स्ट का रो सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लाई हो, तो A1 किस से? L1 से, B1 M1 और C1 N1। यानी ये मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइंड हो रहा है जब A1 B1 C1 की गिनती बराबर हो L1 M1 N1 के गिनती के बराबर। इसमें A1 B1 C1 नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है और यहाँ L1 M1 N1 नंबर ऑफ रो के बराबर। यानी फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम बराबर सेकंड का नंबर ऑफ रो। तो इसको एकदम अच्छे समझना है फिर से कि A1 B1 C1 मल्टीप्लाई होगा A1 L1 से, B1 M1 से, C1 N1 से। इसमें जितना A1 B1 C1 गिनती में होना चाहिए उतने इधर होना चाहिए L1 M1 और N1 होना चाहिए। तो कह रहा है कि फर्स्ट में A1 B1 C1 की संख्या नंबर ऑफ कॉलम के बराबर और L1 M1 N1 का संख्या नंबर ऑफ रो के बराबर। यानी टू डिफाइंड, इसमें तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम लोग, यहाँ लिख देते टू डिफाइंड मल्टीप्लिकेशन number of column in first is equal to number of row in second। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल भी रहता है। A अगर M × N है तो B होना चाहिए N × P, तभी AB डिफाइंड होगा और ये हो जाएगा M और M और इधर हो जाएगा M × P। क्यों? क्योंकि N क्या हो गया? नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट वाले का, और N क्या हो गया? नंबर ऑफ रो सेकंड वाले का। और ये पढ़े हैं कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए सेकंड वाले के नंबर ऑफ कॉलम का, तभी दोनों में मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। मल्टीप्लाई करके देखें अब इसको। A1 B1 C1 L1 M1 N1, A1 L1 B1 M1 और C1 N1 इनटू हो गया। फिर सेकेंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से, A2 L1 B2 M1 और हो गया C2 N1। ये आ गया, किस तरह का आ गया? रो 2 और कॉलम 1 आना भी था। देखो N और N इक्वल रहता है, जो प्रोडक्ट आता है वो बचता है M और P। तो यहाँ M कितना है? 2 और P कितना है? 1। तो 2 और 1 बचना था, तो यहाँ बचा 2 और कितना है? 1।
तो वो ठीक है कि ए m इंटू एन बी एन इंटू पी तभी डिफाइंड होगा, और डिफाइंड होगा तो बचेगा एम और पी, फर्स्ट का रो और सेकंड वाले का कॉलम, यही आएगा प्रोडक्ट का रो और कॉलम। यहाँ भी देखें 2 3 में यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये 3 3 इक्वल होना ज़रूरी था मल्टीप्लाई होने के लिए। अब यहाँ 2 और 1 प्रोडक्ट के बाद 2 इंटू 1 आना चाहिए, आ भी रहा 2 इंटू 1, 2 रो है कॉलम एक ही है। कोई कोई बच्चे कंफ्यूज हो गया कि सर 3 गुना कॉलम है इसमें, बोले नहीं ये प्लस प्लस हो गया तो सब एक टर्म है, यानी कॉलम ये एक टर्म ये भी एक टर्म, तो ऊपर कॉलम एक, हाँ रो भले 2 है रो 2 होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड किए हम लोगों ने। अब इसमें इसको मिटा करके और देखो कर रहा है कि ए और बी में, और ए और बी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आया ए बी लिखे, तो यहाँ ए को क्या कहते हैं प्री फैक्टर, इसको नाम देंगे प्री फैक्टर, और बी इसको नाम देंगे पोस्ट फैक्टर। एक को नाम दिए प्री फैक्टर और दूसरे को नाम दे दिए पोस्ट फैक्टर। अगर ए बी लिखा हुआ है तो इसको पढ़ते हैं वो बी इज प्री मल्टीप्लाइड बाई ए, और इसी ए बी को ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई बी। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स है बेसिक है जो हम लोग यहाँ सीखते हैं। एक को प्री फैक्टर एक को पोस्ट फैक्टर, ए बी लिखें तो देखो कैसे बोलेंगे, बी जो से पहले है ये, तो पहले के लिए प्री वर्ड यूज़ किए तो बोलेंगे बी इज़ प्री मल्टीप्लाइड बाई ए, जबकि यहाँ ए के बाद बी है तो इसमें बोलेंगे कि बी ए इज़ पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई बी। ए बाद में बी से गुना हुआ और इसमें बी पहले ए से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये दो टर्म है यहाँ पर, ये दोनों सीखते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है। प्रॉपर्टीज। अच्छा, प्रॉपर्टीज सीखने से पहले एक और मल्टीप्लिकेशन का बेसिक टर्म सिखा दूँ। A1 B1 C1 A2 B2 C2 और इनटू, वो तो बहुत छोटा था पिछला वाला, ये 2 इंटू 3 है तो ज़रूर 3 इंटू 2 लेना होगा। L1 M1 N1 और यहाँ हो गया L2 M2 N2। कर आगे बढ़ने से पहले एक बार ये भी कर लें, 3 इंटू 2 है, ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा निकल के जो आएगा देखें फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से A1 B1 C1 L1 M1 N1 A1 L1 B1 M1, और तो कह रहा है कितना, ऐसे तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें डिटर्मिनेंट की तरह एक शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। देखो ये 3 3 है और ये 2 2, तो फाइनल जो आएगा वो 2 2 नेचर का होगा। क्लियर हो गया। रो A1 B1 C1 लिख दीजिए, A1 B1 C1 और फिर A1 B1 C1, क्योंकि 2 2 होगा वो तो पता है। A2 B2 C2 A2 B2 C2, यहाँ भी आ गया A2 B2 C2, ये आ गया निकल करके। L1 M1 N1, यहाँ L1 यहाँ M1 और यहाँ N1, L1 M1 N1 ऐसे लिखे। फिर यहाँ हो गया L2 M2 और N2,
L2 M2 और N2। याद है डिटर्मिनेंट में ऐसे ही करते थे, पहले रो वाला लिख लेते थे और फिर कॉलम के लॉन्ग। देखो L1 M1 M1 N1 फर्स्ट कॉलम में था, तो L1 M1 N1 L1 M1 N1 किस में रखे? फर्स्ट कॉलम में। और L2 M2 N2 था सेकंड में, तो उसको सेकंड कॉलम में डाल दिए। तो इस तरह से लिखने से गलती नहीं होता। तो ये भी सीखे इसमें कि मल्टीप्लाई करें तो इस तरह आएगा। अच्छा, इस पर एक और कैटेगरी का न्यूमेरिकल ऐसे दिया कर है कि इफ मल्टीप्लिकेशन defines for matrices A 3 into 4 and B अब x into 2 कह रहा है कि देन x इक्वल टू और फिर देन x इक्वल टू और ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू। एक ऐसे न्यूमेरिकल बना दिए सीखने के लिए, क्योंकि बहुत शानदार रहेगा ये सीखना। कह रहे कि इफ दो ए 3 into 4 है, बी कितना x into 2 है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इंटू बी लिखे बराबर ए 3 into 4 और बी कितना है वो x into 2। तो देख आज ही पढ़े थे, पहला का कॉलम बराबर कितना सिखाया था? फर्स्ट का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड। तो सिंपल कहें 4 और x दोनों इक्वल होगा, तो इससे तो तुरंत क्लियर हो गया कि x निकल करके कितने के बराबर हो गया? 4। साथ में जब ए बी लिखेंगे प्रोडक्ट करके ए बी, तो ये 4 और 4 ये दोनों 4 हुआ, ये हट जाएगा, बचता है 3 और एक बचता है 2। अभी कई बार ये समझाते कि एक फर्स्ट वाला का रो बच जाएगा और सेकेंड वाला का कॉलम, यानी 3 into 2। तो x का वैल्यू आया 4। यहाँ पर देखें x इक्वल टू कितना है? 4 और ए बी कितना है? 3 into 2। ए बी कितना है? 3 into 2। तो दोनों निकल गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए बड़ा ही हेल्पफुल डिस्कशन हुआ। और अब आगे कहता है कि इसका और प्रॉपर्टीज़ पढ़ें हम लोग। मल्टीप्लाई करना सीख गए, तो अब इसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। अब अगर इसमें देखें लिखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट में लिखें पॉइंट बनाकर फर्स्ट। तो प्रॉपर्टीज क्या करें कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ने इज नॉट कॉम्यूटेटिव है, नॉट कॉम्यूटेटिव। कह रहा है कि ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, कह रहा है कि जनरली नहीं होता। ये लिख देते इन जनरल। मान लो कोई जानबूझ के ऐसा टर्म ही ऐसा मैट्रिक्स ही ले लें कि ए से बी गुना करने पर उतने आए जितना बी से ए गुना करने पे। जैसे 0 0 वाला ले ले, ए भी 0 बी भी 0, तो गुना करेंगे ए इंटू बी तो भी 0 और बी इंटू ए तो भी 0, तो उस केस में तो इक्वल हो जाएगा दोनों। तो कह रहे ये बात ध्यान रखना है कि किस मैट्रिक्स के लिए है। कह रहा है कि ये जनरल जो जिसमें इंटरेस्ट सब नॉन जीरो जनरलाइज वाला।
कह रहा है कि साधारणतः ए इंटू बी नॉट इक्वल टू होता है बी इंटू ए। अगर कभी ऐसा हो जाए कि इफ ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो जाए तो कह रहा है देन ए एंड बी, कहते हैं ए एंड बी कॉम्यूट ईच अदर है, कॉम्यूट ईच अदर। कह रहा है जनरल प्रॉपर्टी तो हुआ कि दोनों इक्वल होगा ही नहीं, ए बी और बी है, लेकिन अगर कभी बराबर हो जाए तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कि ए और बी एक दूसरे को कॉम्यूट कर रहा है, ए एंड बी कॉम्यूट ईच अदर है। और इसमें एक और टर्म सीखें कि अगर ए बी इक्वल टू माइनस बी ए हो जाए तो देन ए एंड बी एंटी कॉम्यूट ईच अदर। इसमें दो वर्ड यूज़ करते हैं, एंटी कॉम्यूट ईच अदर है, एंटी कॉम्यूट ईच अदर है। कह रहे साधारणतः तो ए बी और बी ए बराबर होता ही नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। फिर आगे कह रहा है कि a इक्वल टू अगर दिया हुआ हो जैसे 1 1 2 2 मान लो ऐसे, और b इक्वल टू है -1 1 0 सॉरी 1 -1। देखते हैं मल्टीप्लाई करके इस केस में ए बी क्या आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1 1 इंटू 1, तो ये तो -1 और 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 प्लस -1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, निकल कर आ गया टोटल 0 0 0, नल मैट्रिक्स आ गया। कह रहा है कि इफ ए नॉट इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स नहीं है, बी नॉट इक्वल टू 0 ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, और इतना एंड ए इंटू बी करने पे लेकिन 0 आ जा रहा है। तो कह रहा है कि ऐसे में इफ 0 देन ए इक्वल टू 0 बाई बी और बी इक्वल टू 0 बाई ए which is termed as divisors of 0, divisors of null matrix 0 null matrix। कह रहा है कि ए इंटू ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, इंटू करके 0 आ जाए। साधारण अंक में तो ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ मैट्रिक्स में हो रहा है, देखो सामने, इसीलिए पहले एग्जाम्पल दे दिए। कह रहा है कि ए और बी दोनों नन 0 है, लेकिन इंटू करके 0 आ रहा है, तो ऐसे में ए को 0 बाई बी और बी को 0 बाई ए इस मॉडल में लिख सकते हैं और कहेंगे कि यार ए एंड बी आर डिवाइजर्स ऑफ 0। क्या कहते हैं इसे, डिवाइजर्स ऑफ 0, डिवाइजर्स ऑफ नल मैट्रिक्स। तो भी सीखे, आगे देखे जरा इसे। अब इसको थोड़ा फ्रेश वे में मिटा देता हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ये जब भी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्यूटेटिव में मिलता ही मिलता है, और इसको हर बार नया चीज़ मानते हैं हम लोग, जबकि इसका जो मेन थीम है पूरे मैथमेटिक्स में हर जगह एक जैसा है। गुना कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई करिए, ए बी मल्टीप्लाई करके बाद में सी से मल्टीप्लाई करिए, या बी और सी मल्टीप्लाई करिए और उसको ए से मल्टीप्लाई करिए। करें हर बार रिजल्ट सेम रहे तो कहेंगे कि यानी मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएशन बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे देखिए ए ऐसे लिखते हैं कि इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस confirmable for multiplication
मल्टी देन ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए बी और इंटू सी, इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। पहले बी ए बाहर था, बी सी का एसोसिएशन था, पहले मतलब बी और सी मल्टीप्लाई करते और फिर इसमें पहले ए बी कर लिए मल्टीप्लाई तब सी में किए, तो इसे एसोसिएटिव लॉ नाम दिए। और ये जब जब मैथ्स में मिला सब जगह इसका स्वभाव यही था। एक और शब्द यहाँ यूज़ किए, मैट्रिसेस ए बी सी आर 3 मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इस वर्ड का क्या मतलब हुआ? वही वाला जो अभी थोड़ी देर पहले सीखे थे कि फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम बराबर सेकंड का नंबर ऑफ रो। इस वर्ड का मतलब हुआ कि फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन involving number of column in first matrix is equal to number of row in second matrix। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और नंबर ऑफ रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स और इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स, तभी ये प्रॉपर्टी वहाँ पर लागू होगा। थर्ड, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस, देखो यहाँ से एसोसिएटिव हटाकर इसको कर दें डिस्ट्रीब्यूटिव है, वितरण का नियम। कुछ लैंग्वेज तो इसमें भी वही रह जाएगा कि इफ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन देन, देखो ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी और प्लस ए सी, ये वितरण का नियम हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ हुआ। ए इंटू बी प्लस सी और प्लस ए बी प्लस ए सी ऐसे लिखे। तो ये सब कुछ बेसिक लॉज है जो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। 4 है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स विथ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ऐसे ए लिख दिए, विथ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर गिव्स ए। कह रहे किसी मैट्रिक्स को अगर हम यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट वो सेम ही मैट्रिक्स रह जाता है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक मैट्रिक्स ले लीजिए A1 B1 A2 B2 ऐसे लिखे, इसका यूनिट मैट्रिक्स हो गया 1 0 0 1 और मल्टीप्लाई कर दें A इंटू आई, देखो वो A1 B1 A2 B2 इंटू 1 0 0 1। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम, फर्स्ट का रो सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो देखते हैं करके कितना आता है। A1 B1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A1 इंटू 1 B1 इंटू 0, तो A1 बचा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A1 इंटू 0 B1 इंटू 1, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A2 इंटू 1 A2 और B2 इंटू 0, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये देता है B2। ये तो फिर से ए के बराबर आ गया निकल करके। यानी किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके यूनिट रिस्पेक्टिव यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो ऐसे ही जैसे निकाले वैसे ही आ जाएगा कि वो 0 कितना आ जाएगा, सेम रह जाएगा वही मैट्रिक्स।
बोले कि सर छोटा था, कोई बड़ा लेकर के अगर करते तब क्या होता? कह रहा है कि कोई भी ले, सब के लिए वैलिड एक समान होगा, छोटा बड़ा से ज़्यादा मतलब है नहीं इसमें। देखिए जरा वो इसमें, अगर A इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3, अगर इतना बड़ा भी लेते तो I इसका हो जाता 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे, और A इंटू I कर दें तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1 इंटू 1 B1 0 C1 0 A1, फिर इसको सेकंड से करेंगे तो B1, इसको थर्ड से करेंगे तो C1, और इस तरह से अगर हम निकालें तो फिर से ये किसके बराबर आ जाएगा निकाल करके? A के बराबर। तो इससे सीखते हैं कि जब कभी भी यूनिट मैट्रिक्स से किसी को मल्टीप्लाई करिए तो उस पर कोई रिज़ल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सेम रह जाता है। A इंटू I करिए फिर भी वो किसके बराबर रह गया? ये सेकेंड रो का करते A2 B2 C2 तो A2 इंटू 1 B2 0 C2 0, फिर इसको सेकेंड कॉलम से करते A2 0 B2 1, तो ऐसे ही सब लिख देंगे, आएगा वही। करे वो कि इसमें माइक यूज़ करने से थोड़ा फ़ोटो थोड़ा डल होता है, वीडियो थोड़ा ब्राइटनेस, लेकिन आवाज़ बहुत क्लियर हो जाता है, और आवाज़ बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। अब ऐसे में इस माइक का यूज़ कर रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन में ही वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें जो है पता नहीं क्या सेटिंग है, 27 मिनट और 22 सेकंड पर वो कट हो जाता है। एक दिन सेटिंग करके उसको 1 घंटा कर दिए, लेकिन फिर भी वो वीडियो उतना के बाद कट ही हो जा रहा है। तो मैं देखता हूँ कुछ सेटिंग बदल के, लेकिन तब तक इतना ही बड़ा बड़ा वीडियो आपको भेजूँगा, वही 27 मिनट 22 सेकेंड है इस साइज़ का। तो आज के इस वीडियो के लिए इसमें इतना कंटेंट, एक टॉपिक कंप्लीट के यहाँ तक। अभी इसमें पढ़ना है हायर पावर ऑफ अ मैट्रिक्स है, तो वो अभी बताओ।